डाल लें। वंदना। और हम ईश्वर की आराधना एक मंगल भावना के साथ करेंगे। पूरी पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। मैत्री भावी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षि करुणा स्रोत बही। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी के साथ में आगे के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा। तो आज के सत्र को गति प्रदान कर सम्मानीय जोशी जी। मधु कुमारी जी आप लीव ले लो। आपकी जो मीटिंग है वो 2 बजे से होगी। जी सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज तो बहुत खुशी का दिन है क्योंकि 5 मिनट बाकी थे तभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे, 12 लोग थे हम। वेरी गुड कि आप इतने उत्साहित हैं सीखने के लिए, और मैं भी इतना उत्साहित हूँ आपको सिखाने के लिए। पर एक दुख की बात भी है कि अ, हमारा जो सेशन था ना वो आज शायद खत्म हो जाएगा, लास्ट सेशन है। तो मजा बहुत आया पूरे सफर में, आप लोग हमारे साथ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सीखा हमने, कौन बताएगा? आज तो हम बातें ही करेंगे, कोई पीपीटी मैंने नहीं रखी है। आज बातें करनी है, उस बातों से बहुत कुछ सीखना है। तो जब हमारा सफर शुरू हुआ था तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। प्रियंका जी आप बताइए, अनम्यूट किया है आपने अपने आप को? फिर से म्यूट कर दिए। आपको किसी को पता ही नहीं है सबसे पहले हमने क्या सीखा था? पहले दिन जब हमारा ये सफर शुरू हुआ तब पहले दिन हमने क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन देना। चलो वो तो सही है, मैं विषय की बात करूं, सब्जेक्ट्स। सबसे पहले ईपीएस फॉर्मूला के बारे में सर सीखा था। फॉर्मूलाज वो अंदर की बात होगी, मैंने मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, वेरी गुड। सबसे पहले हमने सीखा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। उसके अंदर बहुत कुछ सीखा है, उसके डिटेल में हम नहीं जाते वरना हमारा डिबेट रह जाए। चलिए, तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में हमने 2 इनपुट लिए और एक आउटपुट लिया आपका। उसके बाद चौथे सत्र में हमने कौन सा नया सब्जेक्ट शुरू किया? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के बाद क्या सीखा हमने? एंकरिंग करना। एंकरिंग करना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंकरिंग में भी हमने 2 इनपुट दिए और एक आउटपुट दिया। तो उसके बाद पिछले सत्र में हमने क्या नया सीखना शुरू किया? डिबेट। डिबेट, वेरी गुड। चलिए, तो डिबेट के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाया गया यहाँ से। और नियत कार्य भी आपको दिया गया डिबेट में। मैंने डिबेट में नियत कार्य एक ही दिन दिया क्योंकि मुझे ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना था कि मैं अगर नियत कार्य नहीं दे रहा हूं तो आप लोग मांगते हैं या नहीं मांगते हैं सामने से। पर किसी ने नहीं मांगा। चलिए, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने नियत कार्य दिया, उसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव बोलना था 5 मिनट। कितने लोगों ने भेजा नियत कार्य? कमेंट बॉक्स में डालिए अपना नाम जिन्होंने डाला है। मेरे पास तो पूरा लिस्ट है कितने लोगों ने डाला है, क्योंकि लिस्ट इतना लंबा है नहीं।
सिर्फ 5 लोगों ने डाला, कितने? ओनली 5। उसमें से भी अभी जो डाल रहे हैं ना अपना नाम, वो सिर्फ मेघा जी और लक्ष्मी जी ने डाला है कि हाँ हमने डाला। बाकी राखी जी, रिया जी और अनुराधा जी, वेरी गुड, रिया जी ने भी डाला। तो मेघा जी, लक्ष्मी पुष्पक जी, रिया जी, राखी जी और अनुराधा जी, इन 5 के अलावा जो भी हमारे शिक्षक हैं उन लोगों ने क्यों नहीं डाला? जवाब कौन देगा? जिन्होंने नहीं डाला है वो सब लोग बोले क्यों नहीं डाला। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रक्षा जी से। रक्षा जी आप बताइए क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, तूफान आ गया था। सर मेरा कल पेपर था 3 बजे से लेके 6 बजे तक, तो कॉलेज से आते आते 7 बज गए थे, तो नहीं डाल पाया। 7 बजे के बाद मोबाइल बंद हो जाता नहीं, लेकिन पेपर दे के आए थे तो थोड़ा थक गए थे, तो आज बना देंगे हम। है। आज बना के क्या करेंगे भैया जी? रक्षा जी आज तो हमारा लास्ट डे है सीखने का, सर प्रैक्टिस हमें करते रहना है। चलिए अच्छा पेपर है, पर थोड़ा और सीरियसनेस लानी पड़ेगी, ठीक है? राखी जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है राखी जी? आवाज आ सर रही है? स्लो आ रही है। लो आ रही है, चलिए अब आ रही है। चलिए वेरी गुड। रंजना जी आप बताइए, आपकी भी एग्जाम थी क्या? नहीं सर, मेरा नहीं सर, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो समझ नहीं आ रहा था कैसी वीडियो बनानी है। हम्म, मैंने जो विषय दिया था उसके ऊपर पॉजिटिव 5 मिनट बोलना था। तो सर वो उसमें वीडियो निकाल रहे थे तो उसमें आ नहीं रहा था, तो समझ में नहीं आया वो। चलिए धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। और दादाजी ने डाला, कृष्णा जी आपने नहीं डाला। कृष्णा राय जी, मैंने डाल नहीं पाया। सॉरी, डाल नहीं पाए आप? हाँ, बनाया था? नहीं बनाया भी नहीं। बोलो बना नहीं पाए। हाँ। क्यों, किसी काम में थे आप? क्या? किसी काम में थे आप? कोई काम आ गया था? बस ऐसे ही नहीं, इच्छा नहीं हुई? सर समझ नहीं आ रहा। इच्छा नहीं हुई आपकी, ऐसा हुआ? इच्छा नहीं हुई? नहीं, इच्छा तो थी, पहले सोचा थोड़ी टाइम बना लेंगे, फिर हमने बनाया। ओके। और अभिलाषा जी आप बताइए। सर कल हम बना नहीं पाए थे वीडियो, हमने राइट तो कर लिया था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा राइट कर पाए थे उसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सबको सीरियस होना है। मैं सबको अब नहीं पूछने वाला, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने नहीं बनाया है। प्रियंका जी ने नहीं बनाया, आकृति जी ने नहीं बनाया है, परी जी ने नहीं बनाया, पूजा जी, रोहिणी जी, सबको बताने में तो टाइम वेस्ट होता है। एक ही चीज है, अगर आपने अपने विद्यार्थियों को कोई कार्य दिया है और वो करे बगैर आते हैं स्कूल में, तो आप क्या करते हैं? अनामिका जी आप बताइए क्या करते हैं? शिक्षक है ना आप? अनामिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। सर समझ में अनामिका जी, जरूर। आपके पास में परी जी बैठे हैं क्या? हाँ तो, हाँ, थोड़ा आपका मोबाइल थोड़ा दूर ले लीजिए तो इनकी मोबाइल में आवाज नहीं आएगी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ अनामिका जी बोलिए।
सर आपने क्या बोला, आप फिर से बोल दीजिए। अगर आपके क्लास के बच्चों को आपने कोई होमवर्क दिया है और वो नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं दूसरे दिन? सुना दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो क्या करते हैं आप? चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। कल से मत करना, ऐसा बोलते हैं। कुछ तो बोलते होंगे ना। हाँ सर, क्यों नहीं करके आए कुछ। चलिए, तो फिर आपको आपको अंदर से इच्छा नहीं हुई कि सर ने नियत कार्य दिया हुआ है और इतने तो वादा भी किया था कि अब से हर वक्त जब भी आप नियत कार्य देंगे हम करेंगे, फिर भी नहीं किया? कल का नियत कार्य एक मिनट, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो एक मिनट। नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं किया नियत कार्य? बस आपको इच्छा हुई कि नहीं करना है इसलिए नहीं किया? सर सर वो नहीं है, वो हमारा एग्जाम। तुम अपना बंद। हाँ बोलिए। सर वो हमारा एग्जाम। चलिए कोई बात नहीं, सबकी एग्जाम थी ये समझ लेते हाँ हैं। बस। पर जिन 5 लोगों ने नियत कार्य किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि इनकी एग्जाम थी तो आपकी भी होगी। और आपने अपने एग्जाम में से भी टाइम निकाल के आपने डिबेट को सीरियस लिया और आपने नियत कार्य किया। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। जितने लोगों ने नहीं किया है वो लोग तालियां बजाए प्लीज, मुझे देखना चाहिए वीडियो में। चलिए वेरी गुड। रोहिणी जी ताली बजा सकते हैं आप? चलिए गुड। ओके, अभी कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, जिन लोगों ने 5 लोगों ने किया है ना उनके लिए गुड न्यूज है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक बैड न्यूज है। वो थोड़ी देर के बाद रिवील करते हैं। पर अब मैंने 2 वीडियो भेजे थे। ठीक है, उस वीडियो में आपने क्या सीखा वो बोलने का टाइम है। तो कमेंट बॉक्स में नाम डालिए, जो सबसे पहले नाम आएगा वो सबसे पहले बोलेगा, जिसका दूसरा नाम आएगा वो दूसरा बोलेगा। सबसे पहले अभिलाषा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अभिलाषा जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहली वाली वीडियो में था कि नियम व शर्तों को ध्यान में रखकर ही वाद विवाद करना चाहिए, यानी जब भी हमें कोई समय सीमा दी जाती है तो हमें उसी समय सीमा के अनुसार ही वाद विवाद करना चाहिए और अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना चाहिए और अपने तर्कों को सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। यानी हम जो भी तर्क वो देते हैं उनको अच्छी ढंग से दूसरों के सामने बोलना चाहिए। और हमें जब भी हम किसी विषय के बारे में बोलते हैं तो हमें विषय से बाहर बात नहीं करनी है, हमें विषय के अंदर रहकर ही अपनी बात को रखना है। और हमें जब भी बोलते हैं तो उसकी हमें शुरुआत अच्छी तरीके से करना चाहिए, और अगर हमारी शुरुआत सही नहीं होगी तो हमारा इंप्रेशन अच्छे से नहीं जमेगा। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए, सबसे पहले अभिलाषा जी ने बताया, अब दूसरा मैं देख लेता हूँ किसका नाम है। कृष्णा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। कृष्णा जी, आप बताइए दोनों वीडियो में क्या सीखा आपने? सर नमस्ते। पहली वीडियो में मैंने देखा, पहली शो के बाद वाद विवाद है क्या। वाद विवाद के बारे में उन्होंने बताया कि वाद विवाद है क्या। वाद विवाद एक बात पर दो पक्षों को अपना अपना अपनी अपनी बातों का सहमत कराना ही वाद विवाद है। और उसमें सीखा समय सीमा पर हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वाद विवाद में समय सीमा होती है उस पर हमें ध्यान रख के बोलना चाहिए कि समय के उस हिसाब से ही बोलना चाहिए। जैसे कम समय है तो उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी अच्छे पॉइंट में बोल देना चाहिए। और तर्क अच्छे होने चाहिए हमारे बोलने के। और इंट्रोडक्शन संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, जैसे कम समय है तो हमें संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन कर देना चाहिए। विषय पर ही बोले, उससे बाहर ना बोले।
जो हमें विषय वो मिला है उसी पर बोले, ना कि किसी और के बारे में डिटेल में ना सुनाते रहें, टाइम वेस्ट करें। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा, पहले तो उनका जिसने पहले शुरुआत की थी ना, उनका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने मौन के बारे में भी बताया कि मौन से क्या क्या होता है। और वो मतलब एक वो भैया आए थे ना, उनने भी बहुत अच्छा बताया था कि जो फर्स्ट नंबर पे उन्हें बुलाया था, उनने मौन के बारे में बताया था, वो हमें बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब लक्ष्मी जी सादर आमंत्रित हैं आप नमस्ते बताइए। सर। पहली नमस्ते। वीडियो में था वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है। वाद विवाद प्रतियोगिता वो है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को रखकर दो पक्षों में अपनी अपनी बातों से सहमत कराना होता है। और दूसरा, हमें वाद विवाद में सफलता हासिल हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें जो विषय दिया गया है उस विषय से हमें बाहर नहीं जाना है। जिस मुद्दे के लिए आए हैं वही बात करना चाहिए। हमें शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी वीडियो में पहले वाद विवाद प्रतियोगिता के नियम बताए गए, उसके पक्ष व विपक्ष के लिए विद्यार्थी आए और उनने अपनी अपनी बात रखी। दूसरा था मौन विषय था। मौन के बारे में एक लड़की आई थी, वो बता रही थी। तीसरा है मौन का अर्थ है स्वीकृति। स्वीकृति देना, अगर मौन रहेंगे तो सामने वाला समझेगा कि हम उसकी बात स्वीकार कर रहे हैं। वाद विवाद में मौन के बारे में प्रश्न किए जा रहे थे। थैंक यू सर। वेरी गुड लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। रिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले वीडियो में देखा था हमने वाद विवाद प्रतियोगिता कहलाती क्या है, तो मैम ने बताया था कि विवाद प्रतियोगिता क्या कहलाती है। फिर उन्होंने 10 वो पॉइंट दिए गए थे, उसमें उन्होंने 10 पॉइंट बताए थे। तो उसमें था कि आपको अंत समय में विषय का निष्कर्ष निकालना है और वो ऑडियंस के सामने निष्कर्ष को रखना है। और दूसरा था अंत में ऐसी कुछ छाप आपको स्टेज पर छोड़नी है, जैसे कोई शायरी बोलकर, कोई कविता बोलकर, प्रेरणादायक कोई बात बोलकर आपको अपनी छाप वहां पर छोड़नी है। और आपको बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है कि हमें जोश में और होश में रहकर बात करनी चाहिए। हमें सब पढ़कर तो जाना चाहिए, पर रट कर नहीं जाना चाहिए। इससे आप अपनी बात भूलते हैं। और हमें उस मतलब जो विषय है उसको समझ कर जाना चाहिए और पूरी जानकारी एकत्रित करके जाना चाहिए। और दूसरे वीडियो में था, एक स्कूल के विद्यार्थी डेबिट कर रहे थे। उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 मिनट का टाइम दिया गया था डेबिट करने के लिए, और उसमें उनसे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर उनको मतलब मौन के बारे में उन लोगों ने डेबिट की थी। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया। चलिए रक्षा जी सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते। हमने पहली वीडियो में देखा कि वाद विवाद क्या होता है। वाद विवाद एक तरह की बहस होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष सही मतलब कि उसके बारे में अच्छाइयाँ बोलता है और एक पक्ष उसमें बुराइयां बोलता है। तो हमें और उसमें बताया गया था कि हमें अपने विषय पर या शर्त पर ध्यान देना चाहिए। और उसमें बताया गया कि जो विषय मिलता है हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि अच्छाइयों के बारे में बताया गया, तो हमें पूरी पता होना चाहिए इस चीज से क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं। और उसमें बताया गया था कि हमें अपने जो टॉपिक मिला है तो वाद विवाद करते समय हमें अपने टॉपिक से मतलब कि ध्यान नहीं हटाना चाहिए और कहीं मतलब और किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और उसमें बताया गया था कि हमें वाद विवाद की शुरुआत एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, कि मतलब एक शायरी या सुविचार के तरीके से हम कर सकते हैं। और एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। और हमने दूसरी वीडियो में देखा था कि वाद विवाद के नियम और मौन के बारे में बताया था। बहुत बढ़िया। राखी जी सादर आमंत्रित। नमस्ते सर। पहली पहली वीडियो
यस राखी जी। पहली वीडियो में समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए और फालतू का कुछ नहीं बोलना चाहिए, विषय पर आना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ। और क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन होता है। अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अगर हम सामने वालों को सुनेंगे तो हम उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है, सोच समझ कर बोलना चाहिए, कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात को अच्छे तरीके से रखना चाहिए और जोश और होश और अपनी मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। और अंत में ऐसी छाप छोड़ना चाहिए जिससे श्रोता मतलब जिससे लगे कि हाँ कुछ बोला है। और दूसरी वीडियो में मौन के बारे में बताया गया है। इसमें 5-5 मिनट की वीडियो के लिए बताया गया है। और चार मतलब वह मतलब जैसे कहते नहीं, शांत रहे, मतलब कहीं मौन अच्छी तरीके से बोला है, कहीं मतलब दो बोले। और बहस में हो रही उनके सामने मौन रहकर बहस करें और सम्मान करना, मतलब यही सब सीखा। धन्यवाद। वेरी गुड राखी जी, बहुत बढ़िया। चलिए अनामिका जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। परी जी आप आवाज बंद कर दीजिए तो अनामिका जी बोल पाएंगे। यस सर पहली वीडियो में था कि हम एंकरिंग कैसे करें, तो पहले तो हमें शब्दों का चयन करना चाहिए कि हम जो भी शब्द बोलें वो हमें ऐसा ना बोले कि हम गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। और दूसरा था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारी वो बात को प्रदर्शित करती है कि हम क्या बात कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरा था कि जब भी हम जिस बारे में भी बोल रहे हैं, हमें लास्ट में निष्कर्ष उसका निकाल कर बोलना चाहिए। जो भी बोले हमें उसका निष्कर्ष निकाल कर बोलना चाहिए। और जब भी हम बोलें तो सोच समझ कर बोलना चाहिए और अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और हमें पढ़कर जाना चाहिए, ना कि रट कर जाना चाहिए। यदि हम रट कर जाएंगे तो वहां पर हमें ये लगेगा कि हम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हम सही से शब्द नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमें रट कर नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने मन से बोलेंगे, पढ़कर तो जाए लेकिन रट कर नहीं जाना चाहिए। हम मन से बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और दूसरी वीडियो में था कि उसमें डिबेट कर रहे थे सब लोग, एक पक्ष पॉजिटिव बोल रहा था, एक नेगेटिव बोल रहा था। तो उसमें डिबेट के बारे में बताया गया था कि आप कैसे डिबेट करना है, हमें पॉजिटिव में कैसे बोलना है और नेगेटिव में कैसे बोलना है। थैंक यू सर। वेरी गुड। पूजा जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। पहली वीडियो में सर वाद विवाद को लेकर एक बहस हो रही थी। उसके पक्ष में थे दो, उसके पक्ष में भी खड़े थे कुछ लोग और उसके विपक्ष में भी खड़े थे। उस विषय के बारे में बहस कर रहे थे। हमें उस विषय के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। वाद विवाद करते समय हमें जो समय सीमा दी जाती है, हमें उसी को ध्यान में रखना जरूरी है। समय सीमा को हमें सामने बैठी ऑडियंस को कम समय में ही अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाना। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन संक्षेप में देना चाहिए, जिससे कि हमारे पास थोड़ा और समय हो। और हमें अपने विषय से हटकर कुछ और नहीं बोलना चाहिए। हमें अपनी शुरुआत सबसे अच्छी करनी चाहिए, जैसे कोई शायरी, स्लोगन, ऐसे कुछ। और एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता भी बनना जरूरी है। हमें अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और हमें जोश और होश में रहना चाहिए। और हमें अंत में उसका निष्कर्ष भी बताना चाहिए। और दूसरी वीडियो में सर मौन के बारे में कुछ बच्चे बात कर रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे पक्ष में थे, कुछ बच्चे विपक्ष में थे। उन लोगों को कम समय दिया गया था और उन्हें अपना बात कम समय में पूरा करना था। धन्यवाद सर। वेरी गुड पूजा जी, आपने बहुत ध्यान से देखा है, बहुत जो भी आप बोले एकदम प्रॉपर बोले। चलिए हाँ परी जी, सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जी।
सर वो फर्स्ट वीडियो में थी, उसमें बताया गया था कि हमें जैसे बताया उसी पे बोलना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम मंच पर बुलाया जाता है तो हमें फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट होता है। तो पहली बार हमें ऐसी अपनी छाप छोड़नी चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छे वक्ता है और अच्छे वक्ता बनने के लिए आगे भी है। और सर एक ये भी बताया गया था कि डिबेट कैसे करना है और बोलना बताया था सर, जैसे आपने बताया था कि इस तरीके से बोलना है सर, वही वीडियो में बताया जा रहा था सर, वैसे ही देख रहे थे। थैंक यू सर। गुड, नाइस। चलिए प्रियंका जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पहली वीडियो से मैंने सीखा कि वाद विवाद के नियमों और शर्तों के को ध्यान में रखते हुए बात करना चाहिए, और दूसरे बार मैंने सीखा विषय के बाहर बात नहीं करनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट मैंने सीखा कि शुरुआत हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, और चौथा हमें अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और दूसरे वीडियो से मैंने सीखा कि हमें शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और विषय की गहराइयों तक जाना चाहिए, यानी विषय के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, और दोनों पक्ष बहुत अच्छे से वाद विवाद कर रहे थे। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुराधा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते सर। नमस्ते। पहली वीडियो में देखा कि हमें डिबेट किस तरीके से करना चाहिए, कैसे कैसे किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले शायरी या फिर कोटेशन, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें हमारी जो बात है उसको हम अच्छे तरीके से रख पाए। हमारे बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए और शब्दों का चुनाव भी अच्छे से होना चाहिए। और हम जब डिबेट करते हैं, डिबेट करने के बाद हमारा निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष में हमें सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि हम डिबेट में क्या क्या बताने वाली थी और क्या क्या हमने उसमें बताया है। सेकंड वीडियो में था, विद्यालय में डिबेट किया गया था दो बच्चों के प्रति, उन्होंने मौन के ऊपर बोला था। एक पॉजिटिव साइड था, एक नेगेटिव साइड था। तो मौन जो हमारा होता है वह हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कहीं अगर लड़ाई हो रही है तो अगर हम मौन रहेंगे तो उस लड़ाई को हम रोक सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगह होती है जैसे कि हमारा मौन रहना गलत होता है, तो हमें मौन वहीं रखना चाहिए जहां पर हमें उसकी जरूरत होती है। और हमें अच्छा वक्ता बनने से पहले उस अच्छा श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए मेघा जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। पहले वीडियो में हमें विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और दो पक्ष जब सामने बोलते हैं तो उनको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बोलना पड़ता है। एक पक्ष को सकारात्मक, दूसरे पक्ष को नकारात्मक। तो दोनों पक्ष खड़े होकर डिबेट करेंगे और अपने विषय से बाहर कोई बात नहीं करेंगे, और शब्दों का प्रयोग बहुत सही तरीके से करेंगे, कोई भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। अंत में विषय का निष्कर्ष निकालेंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर, उनके शब्द अनुसार उनके बॉडी मूवमेंट होने चाहिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। और डिबेट करते समय कुछ भी रट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब रट के बोलेंगे तो हम अपनी बात सही से नहीं रख पाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, नाइस। रोहिणी जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले मैंने वीडियो में देखा कि जब भी मतलब वाद विवाद होता क्या है। जब भी वाद विवाद करते हैं तो दो पक्ष एक बात मतलब वाद विवाद किसी विषय पर करते हैं तो एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष। और जब वो दोनों पक्ष बात करते हैं तो उन्हें अपनी समय सीमा और अपनी विषय का विशेष ध्यान रखना होता है, और अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से समझाना होता है, और उन्हें विषय के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मतलब होनी चाहिए। तो यदि किसी को एक अच्छा वक्ता बनना है तो इसके लिए एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई बाकी है? आकृति जी, रूपाली जी, आपने बोला। नमस्ते सर। पहली वीडियो में था वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में, तो उसमें सबसे पहले था कि तैयारी करके जाना, मतलब अपनी पूरी तैयारी करके जाना है।
और उसके बाद शुरुआत बहुत अच्छी करनी है, जिससे मतलब पूरी बात अच्छे से हो सके। और उसके बाद समय सीमा, मतलब समय सीमा में ही बोलना है, हमारे पास जितना समय है उतने में ही सारी चीज खत्म करनी है। इसके बाद था कि अगर अच्छा श्रोता बनना है तो उसके लिए अच्छा वक्ता बनने की जरूरत है। और दूसरी वीडियो में था कि उसमें बच्चे थे, उसमें बात विवाद हो रहा था, तो एक अच्छा बोलना था, इसको बुरा बोलना था। तो उसमें जो मौन के बारे में बताया गया था कि मौन रहने से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उसमें कुछ मतलब अपने स्कूल के बारे में टीचर्स के सामने मौन रहने के लिए बताया था, नेताओं को मौन रहने के बारे में बताया था, मतलब ऐसे ही बहुत चीजें बताई थी। थैंक यू सर। वेरी गुड, नाइस। जो रूपाली। फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमें वाद विवाद के बारे में बताया गया था कि वाद विवाद क्या होता है, अ, और हमें किस तरह से वाद विवाद करना चाहिए। साथ में हमें कब बोलना चाहिए, कितने समय सीमा में बोलना चाहिए, स्टार्टिंग कैसी करनी चाहिए, और टॉपिक में ही बोलना चाहिए, टॉपिक के अलावा भी हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही मौन, हमें कहाँ कहाँ मौन रहना चाहिए, ये बताया था। थैंक यू सर। वेरी गुड। कोई बाकी है? नहीं है, लगभग सबने बोला। कोई है बाकी? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ रंजना जी बोलिए। पहले पहले वीडियो में मैंने ये देखा कि वो वाद विवाद हो रहा था, और उसमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, और समय सीमा के अनुसार ही बोलना चाहिए, ना किसी के, और जब बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए, ना उनको बुरा लगे कि कैसा शब्द बोल रहे हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने मौन के बारे में देखा। दो बच्चे थे, तो वो मौन के बारे में मतलब डिस्कशन कर रहे थे। एक पक्ष अच्छा था, एक बुरा पक्ष था, उसके बारे में। थैंक यू सर। वेरी गुड। पक्ष कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, एक पॉजिटिव साइड बोल रहा था, एक नेगेटिव साइड बोल रहा था। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया है कि डिबेट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, कितना समय देना होता है। एक वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। ठीक है, डिबेट में दोनों साइड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हमें तैयारी करनी होती है। हमें अगर पॉजिटिव बोलना है तो सामने वाला क्या नेगेटिव बोलेगा, इसका जवाब हम क्या देंगे, ये सारी चीजों को हमें तैयारी करनी होती है। मैंने आपको एक विषय दिया था कि रिलीजन शुड बी थॉट इन स्कूल्स, यानी कि आपकी जो पाठशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, उसमें धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो दिया जाना चाहिए के बारे में आपको बोलना था। ठीक है, बहुत लोगों ने नहीं बोला है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है उन लोगों को मैं अभी चांस दे रहा हूँ कि आप पॉजिटिव साइड अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो कौन बोलना चाहेगा? धर्म का ज्ञान स्कूल में देना चाहिए, हाँ देना चाहिए, ये कौन बोलेगा? 5 मिनट बोलना है। सर हम बोले? हाँ रक्षा, सादर आमंत्रित हैं। आप सब सुनना, क्योंकि अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको भी बोलना पड़ सकता है यही चीज। ठीक है, तो सुनिए। हमें विद्यालय में धर्म का, मतलब संस्कृतियों का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि हम विद्यालय में बच्चे, वहाँ पर टीचर्स रहते तो वो बहुत गौर से सुनते हैं, माता पिता की उतनी गौर से बात नहीं सुनते। तो बच्चों को धर्म के बारे या संस्कृतियों के बारे में बताएंगे तो उन्हें अपने हर प्रकार के धर्म के बारे में और भगवान के बारे में पता चलेगा, और संस्कृतियों के बारे में पता चलेगा। और बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदिर अंदिर और पूजा वूजा में ध्यान नहीं देते, और लगता सभी सब फालतू है। तो बच्चे संस्कृतियों से भी मतलब कि जुड़े रहेंगे, विद्यालय में इस सब का ज्ञान दें कि भगवान अच्छे होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान पर विश्वास करना, ऐसी सब बातें बताएंगे। तो बच्चे भगवान से भी जुड़े रहेंगे, और उन्हें संस्कृतियों के बारे में पता चलेगा, और त्योहारों के बारे में पता चलेगा, और कौन कौन से त्योहार होते हैं ये सब जानकारी बच्चों को मिलेगी। बस 5 मिनट बोलना है। आप हमने अगर तैयारी में। सुनिए, आप अगर कंपटीशन में गए हैं, ठीक है,
तो आपको अपनी बात इस तरीके से रखनी है कि सामने वाला मजबूर हो जाए आप जो बोल रहे हो उसे सच मानने। यहाँ हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग या एंकरिंग नहीं कर रहे, यहाँ हम डिबेट कर रहे हैं। डिबेट में क्या है कि हमें जो भी विषय दिया गया है उस विषय पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक साइड बोलना है। पर अगर जो पॉजिटिव बोल रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम हमें दिया गया है, तो 5 मिनट पूरा हमें बोलना है सबसे पहले तो। दूसरा, बुलंद आवाज में और मजबूती से अपना पक्ष रखना है, जिससे सभी लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सारे हमारी तरफ आकर्षित हो जाए कि ये कितना अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसको सामने वाला जो आपका प्रतिद्वंदी है वो नकार ही ना सके। तो इस तरीके से बोलना है। वैसा कौन बोल पाएगा? चलिए बोलिए रक्षा जी, अगर आप बोल पाए तो वेरी गुड, बोलिए। या फिर किसी और को भी चांस देना चाहते हैं तो दूसरों को देते हैं। कोई बोलना चाहेगा? देखिए, जिन 5 लोगों ने बोला है, अनुराधा जी, रिया जी, राखी जी, लक्ष्मी पुष्पक जी और मेघा जी, इन 5 के अलावा जितने लोग हैं उन सबको बोलना है। तो रूपाली जी आप बोलिए, पॉजिटिव साइड आप बोलिए। क्या धर्म का ज्ञान स्कूल में दिया दिया जाना चाहिए? आपको बोलना है हाँ, दिया जाना चाहिए। और उसके बाद, हाँ, रूपाली जी के बाद जितने भी लोग बाकी हैं जिन्होंने नियत कार्य नहीं किए थे और अभी बोला भी नहीं है, वैसे जितने लोग बाकी हैं उन सबको नेगेटिव साइड बोलना है कि धर्म का ज्ञान स्कूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप तैयारियां करने में लग जाइए, तब तक रूपाली जी बोलेंगी कि होना चाहिए। चलिए रूपाली जी, सादर आमंत्रित है। हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह की कास्ट है और सभी कास्ट के जो धर्म है वो अलग अलग तरह है और सभी धर्मों के रिवाज है वो अलग है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें भारत देश में, मतलब हमारे जो भारत देश के जो बच्चे हैं उन्हें धर्म का ज्ञान करवाना बहुत ही आवश्यक है। पर कितना बोलना? इतना ही बोलना? 5 मिनट बोलना है। अच्छा, 5 मिनट बोलना। ओके। धर्म का ज्ञान करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे किसी संस्कृति, ऐतिहासिक या समकालीन का अध्ययन करते समय हम लोगों के एक समूह को उनकी मान्यताओं को जाने बिना समझना शुरू नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम इसलिए आवश्यक है कि हम इसलिए आवश्यक है कि हम यदि प्रारंभ से ही बच्चों को धर्म का ज्ञान दे दें तो जो अभी के समय में जो जिस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है हमें उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कई तरह का भेदभाव किया जाता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं या जो हमारा समाज है यहाँ पर जब हम लोग रहते हैं तो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और वो लोग उनका जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए उनकी जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उसको। चलिए वेरी गुड। क्यों नहीं कर पा रहे एक्सप्लेन, उसके पीछे का कारण ये है कि आपने वीडियो तो नहीं बनाया पर उसके बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि अगर सोचा होता तो बहुत सारे विचार आपके माइंड में आते हैं वीडियो बनाते वक्त। तो आप जिन लोगों ने बनाया है ना, उन लोगों को अगर मैं बोलूं कि आप बताइए तो वो 10 मिनट बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, उन्होंने मंथन किया है, उन्होंने सोचा है, उसके पीछे टाइम लगाया है, इसीलिए नियत कार्य दिए जाते हैं। ठीक है। ओके, अब मैंने बताया था कि रूपाली जी के अलावा जितने भी बाकी हैं उन सबको नेगेटिव साइड बोलना है। कौन बोल पाएगा नेगेटिव साइड कि नहीं होना चाहिए? सर मैं पॉजिटिव साइड बोलना चाहूंगी अगर बोलूं तो।
चलिए पॉजिटिव साइड बोलिए, चलिए देखते हैं सर कितना ज्यादा अच्छा, तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कलेक्ट किया था, इसलिए थोड़ा ही बोल पाऊंगी। जितना भी आप बोल पाए खींचिए। जी। धर्म की सबसे सरल व्याख्या है कि हमारे कारण किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे, यही हमारा धर्म होता है। स्कूल में बच्चे को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन बच्चे को धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता है। अभी की पीढ़ी धर्म के ज्ञान से वंचित हो गई है। धर्म की रक्षा के लिए स्कूल ही एक ऐसी मात्र जगह है जहां हम बच्चे को धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। जीवन में सच्चाई, नेकी और प्रेम सदैव सर्वोपरि रहते हैं। धर्म का मतलब यह नहीं है कि केवल मंदिरों व पूजा पाठ में ही हम ध्यान लगाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे कर्मों से किसी भी व्यक्ति या प्राणी को दुख ना पहुंचे। कर्मों से दूसरों की हमें मदद करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। सच्चा धार्मिक व मानवीय बनाता है। यही सत्यता है कि जीवन में धर्म, नेकी और प्रेम की मूलभूत शिक्षाएं हमें सही राह दिखाती हैं। धर्म हमारे जीवन में सबसे सर्वोपरि होता है। बच्चे को स्कूल में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम बच्चे को धार्मिक शिक्षा देते हैं, इससे वह उसके मानवीय व सामाजिक जानकारी भी उसको प्राप्त होती है। धर्म के अनुसार व्यक्ति आगे अपने धर्म की भी रक्षा करता है व देश व समाज के प्रति भी उसके लिए विश्वास बढ़ता है, और जिसमें वह अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। धन्यवाद सर। वेरी गुड। आप सबने सुना अभिलाषा जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया ना, वो अलंकारिक शब्द थे, ठीक है। तो जब आप कंपटीशन में जाए ना, तो ये अगर अलंकारिक शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो वो नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। इसलिए सामने वाला प्रतिद्वंदी जो है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज करना ही हमारा काम है, तभी आप जीत पाएंगे, ठीक है। ओके चलिए, वेरी गुड। अभिलाषा जी बहुत अच्छा बोले आपने। अब नेगेटिव साइड कौन बोलेगा कि नहीं होना चाहिए? देखिए, कभी भी कोई भी कंपटीशन में जाएंगे ना, कोई भी विषय आपको दिया जाएगा, एट अ टाइम विषय दिया जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको प्रिलिमिनरी राउंड होते हैं, सेमीफाइनल राउंड होते हैं, तो पहले से दिया जाता है सब्जेक्ट। और मान लो फाइनल राउंड है, तो उसमें सब्जेक्ट पहले से दिया नहीं जाता है, सब्जेक्ट एट अ टाइम दिया जाता है कि अभी ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव और आपको नेगेटिव बोलना है। तब क्या करेंगे आप? चलिए, अभी आप सबको एक डिबेट कंपटीशन करना है, आप सबको, ठीक है। तो कौन कौन एक दूसरे के सामने बोलेगा, मैं अभी आपको बता दूं। राखी जी हैं और उनके साथ में रिया जी। राखी जी और रिया जी आमने सामने बोलेंगे। आकृति जी और रूपाली जी आमने सामने बोलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लक्ष्मी जी और उनके सामने मेघा जी। अभिलाषा जी और उनके सामने अनुराधा जी। रंजना जी और उनके सामने प्रियंका पटेरिया जी। कृष्णा जी और उनके सामने रक्षा जी। अनामिका जी के सामने परी जैन जी और पूजा जी के सामने रोहिणी जी, ठीक है। ये आपने लिख लिया ना, आपको किसके सामने बोलना है मुझे अभी याद नहीं रहेगा, मैंने अभी बोल दिया एक बार, तो उसी क्रम से हम जाएंगे। और विषय आप सबको दूंगा जब आपकी बारी आएगी। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? ओके, अभिलाषा जी ने हाथ ऊपर किया है। अभिलाषा जी के साथ अनुराधा जी थी ना? चलिए, जी तो आप दोनों अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके, तो अभिलाषा जी आपको नेगेटिव साइड बोलना है, अनुराधा जी आपको पॉजिटिव साइड बोलना है। और आपका विषय है, क्या पढ़ाई फ्री होनी चाहिए? यानी कि पढ़ाई जो होती है, शिक्षा, वो फ्री होनी चाहिए। अनुराधा जी को बोलना है हाँ होनी चाहिए, अभिलाषा जी को बोलना है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अनुराधा जी आप बोलेंगी 5 मिनट,
उसके बाद अभिलाषा जी आप बोलेंगी, फिर आप दोनों ने जो भी बोला है उसके ऊपर ये जो पूरी ऑडियंस है उसमें से कोई भी आपको कुछ भी सवाल कर सकता है, उसका जवाब आपको देना है, ठीक है? चलिए, तो अनुराधा जी स्टार्ट। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वो डेली मजदूरी करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है कि वह पढ़ाई कर पाए। तो अगर वो मुफ्त में पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, तो वो आसानी से स्कूल जाकर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको मुफ्त में अगर वो पढ़ाई फ्री में करते हैं, तो वह अपनी इच्छा अनुसार जो जो भी पढ़ना चाहते हैं, अपनी मन की किताबें, सब्जेक्ट, जो भी विषय चुनना चाहते हैं, वो उसके अनुसार वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उनको पढ़ाई मिलने से उनके माता पिता को भी सहायता मिलेगी कि आज हमारा बच्चा पढ़ पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे माता पिता चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन उनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर अपने साथ काम में लगा लेते हैं। लेकिन अगर उनको मुफ्त में पढ़ाई मिलती है तो वह आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद बच्चे अपने अनुसार जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना लक्ष्य तय करता है कि हम पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो वह पढ़ाई करने के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वो कार्य को कर सकता है। मान लो कोई डॉक्टर बनता है, तो वो अगर मुफ्त में पढ़ाई कर कर वो आगे बढ़ पाया है, तो वो भी चाहेगा कि हम भी मतलब मुफ्त में लोगों का इलाज करें या फिर उनको सहायता दें। जो हमें सहायता नहीं मिल पाई, वो हम उन लोगों को सहायता दे पाए। धन्यवाद सर। सर इसके आगे नहीं आ पा रहा मुझे। चलिए, वेरी गुड अनुराधा। अभिलाषा जी बोलिए। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई मुफ्त करते हैं, तो आप क्या आप शिक्षक बन पाएंगे? मान लो आप सोचते कि हमें पढ़ाई करवानी है, मुफ्त पढ़ाई करवाएंगे आप, तो क्या हम जो शिक्षक है, अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या हम पढ़ाई पढ़ाएंगे? क्या नहीं पढ़ाएंगे? अगर हमें जब सैलरी मिलेगी ना तभी पढ़ाएंगे, तभी एक हम शिक्षक बनना चाहेंगे। अगर हमें सैलरी नहीं बनेगी तो हम शिक्षक क्यों बने? मान लो हम तो इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे या फिर पुलिस बनना चाहेंगे, है ना? अगर हमें उसकी फीस नहीं मिलेगी हमें, तो हम शिक्षक ही नहीं बनना चाहेंगे। अगर शिक्षक ही कोई नहीं बनेगा तो हमें पढ़ाएगा कौन फिर? तो हमें उसकी फीस मिलना भी जरूरी है। अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो हम टीचर ही नहीं बनेंगे। कहेंगे यार, मान लो अगर हम उसकी फीस नहीं मिल रही तो हम सोचेंगे हम क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, हम तो कुछ और बनेंगे, अपने रोजगार करेंगे, अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसलिए हम शिक्षक बनना ही नहीं चाहेंगे, ना ही हम मुफ्त में पढ़ाई देंगे। बस इतना ही नहीं, बोलना है। अनुराधा जी इनका जवाब दीजिए आप। जवाब देना है। डिबेट में तो क्या होता है, सामने वाला जो बोल रहा है उस चीज को काटना है। यस सर। वो बोल रहे हैं कि अगर फीस नहीं लेंगे तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी? जवाब दीजिए। तो शिक्षक बनेंगे तो उनको सैलरी तो पे होगी जरूर, क्योंकि कोई भी शिक्षक पढ़ाता है तो उसको सैलरी तो पहले से ही मिलती है। लेकिन हम अगर दूसरे बच्चे का अगर भविष्य सुधारते हैं, तो वह आगे जाके दूसरों की भी मदद जरूर करेगा। अभिलाषा जी हाँ, बोलिए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी कंफर्म नहीं होती है ना, कब कैसी आती है? जबकि हम जब बच्चों पर अभिभावक उनको टाइम से सैलरी देते हैं। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में तय होता है कि उनकी सैलरी आएगी। दिक्कत होती है सिर्फ हाँ, प्राइवेट स्कूलों में। दिक्कत होती है सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में कि उनकी सैलरी तय नहीं होती कि उनको कम मिलनी है। लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनका तय रहता है कि उनकी सैलरी 5 तारीख 10 तारीख जब भी होगी, मतलब क्लियर होती है कि उनकी आएगी ही। अगर आप फीस नहीं देंगे ना तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। अभी हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी फीस गवर्नमेंट पे करती है, तो जिससे बच्चे ना तो स्कूल आते हैं और ना ही पढ़ाई में मन लगाते हैं। जब बच्चों को लगे कि हम फीस पे कर रहे हैं तभी उनका पढ़ाई में मन लगता है, और तब उन्हें बच्चों लगता को है कि कभी हम कुछ दे रहे हैं।
नहीं, बच्चों को कभी नहीं लगता कि हमारे माँ बाप फीस पे कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी माँ बाप फीस करते हैं लेकिन वो फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बच्चों के मन में लगाव होना चाहिए पढ़ने के प्रति, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। अगर हम जबरदस्ती भी उसको विद्यालय भेजेंगे तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि वो करते नहीं है और उनकी तो फीस अब करने के लिए हम सब बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसको खुद करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगन होती है आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल भेजा है तो मैं जाऊंगा बस, लेकिन वो अपने मन का करता है। बाकी जो लोग सुन रहे हैं ना, ऑडियंस, आप लोग इन इन दोनों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन पूछेगा? अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। सर मैं पूछूं? हाँ जी। अभिलाषा जी का कहना था कि जो टीचर होते हैं वो सैलरी के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, उन्हें जरूरी नहीं रहता है कि वो सैलरी के लिए पढ़ाएं। अभिलाषा जी कुछ जवाब टीचर, आपने कहा ना अभी कुछ टीचर, बट सारे टीचर नहीं होते हैं ना, कुछ टीचर होते हैं जो सैलरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। बट बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सैलरी के लिए अपने घर का भरण पोषण करने के लिए स्कूल जाते हैं। अगर मान लो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो वो टीचर ही क्यों बनना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि हम डॉक्टर बन जाएं, पुलिस बन जाएं, कुछ भी बन सकते हैं वो तो। देखिए, आपकी बात के का जवाब ये है कि सरकारी स्कूलों में तो वैसे भी मुफ्त शिक्षा है ही, और सरकारी स्कूलों के जो अ, शिक्षक हैं उनको बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। बात है प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों में सैलरी तो मिलती ही है, पर प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत होती है। वो फीस हाँ क्या जीरो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सर फिर से एक बार क्लियर कर दीजिए थोड़ी। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जो है ना, उसमें तो वैसे भी शिक्षा फ्री है, वहां पे कोई फीस ली नहीं जाती। और शिक्षकों को जो फी सैलरी दी जाती है वो तो बहुत ही हैंडसम अमाउंट होती है, यानी बहुत हाँ बढ़िया अमाउंट होता है। पर कम पैसे मिलते हैं उनको जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। जो शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में है उनकी सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है, पर उनके वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती हाँ हाँ। है। तो ये चीज ये कहने के लिए है कि प्राइवेट स्कूलों में जो इतनी ज्यादा फीस होती है वो फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? अभी तो नहीं आ रहा। आएगा, सोचिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अनुराधा सर जी को जैसे या जैसे प्राइवेट स्कूलों में अगर फीस बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ वो सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में जैसे नॉर्मल चीज होती है कि अगर लाइट चली गई तो बच्चे बैठे हैं गर्मी में, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन्वर्टर की व्यवस्था होती है, जिससे उनको मतलब जब तक वो स्कूल में रहते हैं उनको हवा की और साथ साथ स्वच्छ वाटर पानी भी अच्छा मिलता है। और सरकारी स्कूल में क्या है था वो लगा है हैंडपंप, जाओ वहां से जाके पी आओ। तो मतलब ये होते हैं हमारे मतलब जो प्राइवेट स्कूल होता है वो उस हिसाब से सब लोगों को सुविधाएं भी देता है, चाहे पढ़ाई को लेके हो। सरकारी स्कूल में लोग जाएंगे तो स्कूल, लेकिन पढ़ाने के नाम पे या तो वो वहां पर जाके सो जाएंगे या बच्चों से बोल देंगे चलो कर लो, जो जो हमने कल दिया था वही पढ़ लो। ये हो जाता है। और प्राइवेट स्कूल में तो तय रहता है कि हमारा फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का लगेगा, सेकंड पीरियड इस सब्जेक्ट का लगेगा, साथ साथ हम और सब्जेक्ट का भी उनमें ज्ञान देते हैं, जनरल नॉलेज भी उनको पढ़ाते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान भी देते हैं। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा भी उनको देते हैं। तो प्राइवेट संस्था अगर पैसा लेती है तो उसका हमारे ख्याल से तो उसके अनुसार बच्चों को ज्ञान भी देती है और उसके अनुसार उसको शिक्षा भी मिलती है। और कोई पूछना चाहता है कोई सवाल? आपने एक चीज मार्क की,
जब आप पहले दिन जुड़े थे ना, तब किसी विषय पे इतने जल्दी आप सोच विचार करके बोल सकते थे क्या? अभी कोई भी नहीं। विषय आपको दिया जाए, पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, फटाफट बोलते हैं ना। तो बहुत परिवर्तन आया है आप लोगों में, उसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। और आप दोनों ने बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस किया, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। चलिए, अब दूसरी कौन सी जोड़ी आएगी? मेघा जी। मेघा जी के साथ कौन थी? लक्ष्मी जी थे ना? चलिए, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आपका विषय ये है कि क्या मेडिकल रिसर्च के लिए जानवरों का उपयोग करना सही है? मेडिकल रिसर्च जो होता है ना, उसमें जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, वो सही है या गलत है? तो लक्ष्मी जी को बोलना है सही है, मेघा जी को बोलना है गलत है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी, सादर आमंत्रित हैं आप पहले बताइए कि मेडिकल रिसर्च के लिए जानवरों का उपयोग सही है? आपको बोलना है सही है। चलिए। जैसे कि मेडिकल रिसर्च है, तो जानवर का रिसर्च इसलिए सही है क्योंकि किसी भी इंसान का तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, जानवरों का पहले करना चाहिए। उन्हीं से हम जानकारी निकाल सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। जितना ज्यादा बोल सकता उतना बोलना है, 5 मिनट बोलना। खींचिए, सिर्फ आपको इतना नहीं बोलना कि हाँ कर सकते हैं, हाँ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो सब्जेक्ट आपको एकदम ठोस रखना है, जिससे मेघा जी उसको काट ही ना सके। वैसे एकदम ठोस तरीके से अपना अपने विचार को रखे। सर कुछ आ ही नहीं रहा है हमारे मन में। तो तब तक आप सोचिए, तब तक मेघा जी बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। और आपको हाँ। बोलना है कि हाँ होना ही चाहिए। मेघा जी बोलिए। हम अपनी सुविधा या किसी चीज की रिसर्च करने के लिए जानवरों का प्रयोग ही क्यों करें? क्योंकि वो तो बेजुबान है, वो कुछ नहीं बोल रहे, उनने मतलब उनका उनके ऊपर वैसे ही रिसर्च करके उनको मारते हैं या कुछ और उनको हानि पहुंचाते हैं, तो ये बात तो गलत है। हाँ ये बस। बात गलत है, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए लक्ष्मी। जानवरों के ही ऊपर कर सकते हैं, और किसको ऐसा पकड़ कर लाए कि हाँ इंसानों के ऊपर तो कर नहीं सकते हैं। तो ये जानवरों के ऊपर ही सही है, उनका ही पहले करना चाहिए। बोलिए मेघा जी। ऐसे आपको भी इसी कोई बात को गलत मतलब ऐसे भी कोई रिसर्च हो सकती है कि इंसान मतलब अपने ऊपर कर सके पर उसको ऐसे कोई हानि ना पहुंचे, या उसको पहले से ऐसे प्रूव कर लो कि हाँ उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो किसी केमिकल में जैसे अपना किसी चूहे को डुबा कर देखते हैं, तो उसी प्रकार अपनी उंगली डुबा कर देख सकते हैं कि मतलब कुछ हानि हो रही है या नहीं। या कुछ ऐसे मतलब मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल चूहे की तरह हो, बस उसमें जान ना हो, और मतलब उससे भी कर सकते हैं। तो जान होना भी तो जरूरी है। जब होगी तो फिर से पता चलेगा कि इसका ही उपयोग किया। बोलिए मेघा जी। सर हमें लक्ष्मी की आवाज नहीं आई। लक्ष्मी जी की आवाज नहीं है? नहीं। लक्ष्मी जी फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जान होना भी जरूरी है। अगर जान नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि जैसे जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही हो रही है कि गलत हो रही है, तो ऐसे कोई जिसके बारे में पता। चीज बना हाँ ऐसे कोई चीज बना सकते हैं जैसे वो इंसान की तरह दिखती हो और इंसान की तरह मूवमेंट करती हो, बस उसमें जान ना हो, क्योंकि इंसान की हो या जानवरों की जान दोनों की कीमती बहुत कीमती रहती है। तो वो किसी रिसर्च पर हम किसी की जान तो नहीं ले सकते। बोलिए लक्ष्मी जी।
जैसे ही किसी का इलाज करना हो, जैसे कोई बीमारी हो, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो उस बीमारी को मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए चेक तो करना ही पड़ेगा कि इसका कैसे किया जाएगा। तो फिर जानवर का ही कर सकते हैं, मतलब उसका तो जरूरी नहीं है कि उसको मारे, बिना मारे भी कर सकते हैं। तो हम किसी इंसान के ऊपर भी उसका उपयोग कर सकते हैं बिना किसी जानवर को चोट पहुंचाए या उनको तकलीफ दिए। जो इंसान को प्रॉब्लम हो उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर कर उन्हीं उसी के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान को जैसे जिसकी किसी को बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा इलाज भी होता है, जैसे किसी की मतलब आई का ऑपरेशन होना हो, आंखों का, मतलब ऐसे तो आई नहीं रहा। कहाँ गए? क्या बोला, फिर से बोलना। हम किसी ऐसे इंसान के ऊपर मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, जिसकी मतलब ये मतलब वो ना हो कि इसको कितने दिन तक जिंदा रहना है, या ऐसे इंसान के ऊपर तो प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ, तो इंसानों के ऊपर भी तो किया जाता है ना। ज्यादातर हमारे देश में चूहों के ऊपर या खरगोश के ऊपर ऐसे अन्य छोटे छोटे जानवरों के ऊपर किया जाता है, जिससे वो बेजुबान बिना मतलब किसी वजह के मारे जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, जैसे डॉक्टर ये रिसर्च नहीं करेंगे, तो ये बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है जो आजकल बहुत ही ज्यादा लोगों में फैल रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका इलाज कैसे हो पाएगा? फिर तो इंसान ही मारे जाएंगे। जानवर जानवरों की ज्यादा वैल्यू है कि इंसानों की? मेरे हिसाब से इंसान और जानवर दोनों की सामान्य वैल्यू है, क्योंकि हम भी सांस लेते हैं, हमारे अंदर भी वही सब चीजें हैं जो जानवरों के अंदर है। तो हम मेरा ये मानना है कि जैसे हम तो वैसे ही जानवर, उनके अंदर भी जान। चलो, वेरी गुड। जितने लोग सुन रहे हैं ना अभी, वो लोग सवाल पूछ सकते हैं लक्ष्मी जी से या मेघा जी से, जो भी आपको पूछना है। कौन सर पूछेगा? हाँ जी, पूछिए अनामिका जी। परी जी। सर जैसे अभी लक्ष्मी जी ने कहा था कि इंसानों की वैल्यू या जानवरों की, तो दोनों की वैल्यू, अगर हम इंसानों की वैल्यू नहीं करेंगे तो यहाँ जानवरों का तो अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा इस धरती पे से। क्या उनका कोई यहाँ जमीन अस्तित्व वो नहीं चाहे? जैसे डायनासोर है, अभी हम उसको देख भी नहीं पाए, हम लोगों को इस पीढ़ी को तो देखने ही नहीं मिला, ऐसे ही आगे जो पीढ़ी आएगी तो उसको तो देखने ही नहीं मिलेगा कुछ, अगर उसका ही प्रयोग करते रहेंगे तो जानवरों का हर एक मेडिकल रिसर्च में। थैंक यू सर। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए इनका। मैं इसका जवाब ये दूंगी कि पूरी दुनिया में इंसान वेज नॉन वेज भी खा रहे हैं, तो फिर ये चीज अभी तक रुकी क्यों नहीं है? सरकार ने क्यों नहीं ये रोका है? पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, हर जगह फेसबुक इंस्टाग्राम रील भी आप लोग देखती हो, आ जाती है, सब इंसान खा रहे हैं, तो इसमें भी तो जानवर की मृत्यु हो रही है, जानवर काटे जा रहे हैं, तो इसका भी तो कोई उपाय होना चाहिए। इसका अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रोका गया? बहुत जानवरों बढ़िया। की वैल्यू सरकार है तो फिर सरकार द्वारा या किसी भी अन्य द्वारा या इस चीज को मना किया जाए या नहीं, पर इंसान को स्वयं ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसे ही जानवर है, हमें ना उनको खाना चाहिए, ना उन पर ऐसे ही कोई प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर ऐसे ही क्षति पहुंचाते रहेंगे तो उनका धीरे धीरे अस्तित्व कम होते जाएगा और वह हमें आने वाली पीढ़ी में देखने तक को नहीं मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप खुद सोचना कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, कितना अच्छा आप बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क कर पा रहे हैं। चलिए, अब अनामिका जी और परी जी, आप दोनों ही थे ना? तो नहीं है पता।
चलिए अपने आपको अनम्यूट कीजिए और आपका Yes, sir. विषय है। हाँ अनामिका जी आपके साथ परी जी थी ना? Yes, sir. ओके, तो पूजा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपका विषय है क्या शारीरिक शिक्षण जरूरी है? शारीरिक शिक्षण जरूरी है। आपको अनामिका जी बोलेगी हाँ जरूरी है और परी जी बोलेंगी कि नहीं जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए अनामिका जी आप बोलिए पहले स्टार्ट। शारीरिक शिक्षण बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने शरीर के अंगों के बारे में ही पता नहीं होगा शारीरिक शिक्षण बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने शरीर के अंगों के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे। और यदि शारीरिक शिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में कोई भी कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो उसका शरीर के अंगों के बारे में हमें पता होगा तो उसका क्या होता है। अनामिका जी फिर से मैं एक बार बता दूं, शारीरिक शिक्षण यानी विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शरीर में क्या क्या चीजें हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक शिक्षण यानी फिजिकल एक्टिविटी, जो शारीरिक शिक्षण पीटी जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जो कसरत करवाते हैं, दौड़ाते हैं, खेल कूद करवाते हैं, वो सब जरूरी है या नहीं है? तो आपको बोलना है हाँ वो जरूरी है। चलिए बोलिए। सर मैं पॉजिटिव साइड एक बार फिर से बोल दीजिए, सुनाई नहीं दिया। सर मैं पॉजिटिव साइड बोलूं? नहीं, पॉजिटिव साइड इनको बोलना है ना सर। आपको नेगेटिव बोलना आपके लिए चैलेंज है। सर आप एक बार फिर से बोल दीजिए, सुनाई नहीं दिया। अनामिका सर ने बोला है कि योग करना जरूरी होता है या नहीं होता, इसके ऊपर बोलना है आपको। शारीरिक शिक्षण को पीटी जो कसरत करवाते हैं, दौड़ाते हैं, खेल दिलवाते हैं ना, ठीक है। चलिए अनामिका बोलिए। योग करना बहुत ही जरूरी है। अरे यार, योग करना बहुत ही आपको बोलना है। सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ ठीक आ रही है। ओके, मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ आप सबको कि शारीरिक शिक्षण यानी विज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं कि हमारे हाथ के अंदर ये चीजें हैं, पैरों के अंदर ये चीजें हैं, दिल इस तरीके से काम करता है, वो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीटी, शारीरिक शिक्षण यानी पीटी, जो आपको दौड़ाते हैं स्कूल में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, कसरत करवाते हैं, योग करवाते हैं, वो सारी चीजें स्कूल के शिक्षण में जरूरी है या नहीं है? अनामिका जी बोलेंगी हाँ है और परी जी बोलेंगी उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में सिखाया जाए तो ये इसका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसको बचाया जा सकता है। उस तरीके से परी जी को बोलना है और आपको बोलना है कि हाँ जरूरी है। ठीक है, चलिए बोलिए। अनामिका जी बोलिए। अब तो सुनाई दिया ना, तो समझाई भी दिया आपको। हाँ ओके सर। वेरी गुड। योग करना बहुत ही जरूरी है। यस सर, यस। योग करना बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। यदि हम योग करेंगे तो इससे हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियों का विकास होगा। योग बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो भी होगा और मानसिक विकास है वो भी होगा। बहुत जरूरी है, योग बहुत ही जरूरी है।
विद्यालय में योग होना ही चाहिए। योग तो होना चाहिए, लेकिन कई बार योग की सही जानकारी ना होने पर अगर योग गलत तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत नुकसान होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक घटना अपने ही गांव में देखी, तो देखने को आया कि उन्होंने गलत तरीके से योग कर लिया तो उनकी माइंड की जो नस थी वो फट गई, माइंड की नस फट जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो योग को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए कि योग इतना जरूरी है। योग करना बहुत जरूरी है और योग के लिए प्रशिक्षण भी होते हैं स्कूलों में। अलग से टीचर आते हैं तो वो योग कराते हैं और योग बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है, हमें योग करना ही चाहिए। और योग का बहुत ही बताया भी गया है, योग से हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और यदि हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इतने जो सोशल मीडिया है उस पर नॉलेज ले सकते हैं। पहले हम खुद उसको करेंगे फिर परफेक्टली कर सकते हैं। स्कूल में यदि टीचर बताएंगे तो बच्चे परफेक्टली करेंगे तो वो। कई जगह ऐसा होता है या कई हमें जैसे देखने को मिलते हैं गाँव वगैरह जहाँ पर शिक्षा का स्तर नहीं है या उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वहाँ उनके लिए कोई बताए कि वो योग कैसे करे, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें भी योग करना चाहिए। वो दूसरों को देख के करते हैं तो कभी कभी वो गलत कर लेते। इसके कारण कह रहे हैं कि योग जरूरी नहीं है। योग अगर योग हम जरूरी मान लेंगे तो कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है संभव, तो उनके पास मोबाइल भी नहीं है, कोई परिस्थितियां है जिसके कारण संभव नहीं है, तो फिर इसके कारण है कि योग जाना जरूरी नहीं है। योग जरूरी है, यदि जहाँ संभव नहीं हो पा रहा है तो वहां भी लोग, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग नहीं करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। उन लोगों को भी होता है गांव में तो। और अधिकतर जो पहले के लोग रहते थे वो लोग तो ज्यादातर योग वगैरह पे ही ध्यान देते थे। नहीं, योग आपका करना कहना बहुत गांव में पहले लोग योग करते थे, पहले योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि पहले इतने काम रहते थे। अब तो हर एक सुविधा उपलब्ध हो गई। अगर पहले चक्की पीसने गेहूं पीसने का काम था वो पहले हाथ से पीसा जाता, तो योग की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें ही योग हो जाता था। बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जिसमें पहले तो योग का कुछ था ही नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे सुविधा बढ़ रही है वैसे योग आ रहा है कि आप योग कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पहले नहीं था क्योंकि पहले इतने लोगों के लिए वक्त ही नहीं था पूरे खेती का काम करना, घर का काम करना, तो उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था योग करने का। लेकिन अब हो रहा है क्योंकि आज का मानव कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बैठता है, हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। अगर वो खाना भी रोटी भी बनाता है तो रोटी बनाने की मशीन भी उपलब्ध हो गई है कि आप बस रोटी खाइए और बैठिए, कुछ काम नहीं है। हाँ, तो आप ही ने तो बोला कि योग करना अब जरूरी है, पहले जरूरी नहीं था तो अब जरूरी है, तो अब योग करना जरूरी है तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि योग करना बहुत जरूरी है। नहीं, पहले आपने बोला था कि पहले गांव में होता है, नहीं गांव में तो होता ही नहीं है योग। अभी भी बहुत कम लोग योग करते ही नहीं है गांव में, शहरों में होता है योग या सिटियों में। चलिए, बहुत बढ़िया अनामिका जी, बहुत ही अच्छे। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए डायरेक्ट हम अभी आकृति जी और रूपाली जी के पास जाते हैं। आकृति जी, आपको पॉजिटिव साइड बोलना है, रूपाली जी आप नेगेटिव बोलेंगे। और आपका जो है विषय वो है, क्या मताधिकार की उम्र 15 साल कर देनी चाहिए? आकृति जी बोलेंगी हाँ, 15 साल से उनको वोट देने का यानी मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। और रूपाली जी बोलेंगी नहीं, 15 साल से नहीं, 18 साल से बाद का जो चल रहा है वो ठीक है। चलिए, आकृति जी पहले आप बोले। हाँ, मतलब 15 साल से देना चाहिए क्योंकि ऐसे होते हैं कि वोट ज्यादा हो सकती है। अगर हम ज्यादा 15 साल से देंगे तो वोट देने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे और संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो 18 साल वाले हैं उसमें ज्यादा उम्र नहीं हो सकती है, इसलिए 15 साल से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, मेरे अनुसार तो 15 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है वो बच्चे ही होता, नाबालिग होता है। उसमें यही समझ नहीं होती है कि हमारे देश का नेता किसको बनना चाहिए। तो मेरे अनुसार तो जब वो बच्चा 18 साल का होता है तो उसके अंदर काफी सारी समझ आ जाती है
और वह अपने फैसले लेना खुद मतलब स्वयं तैयार हो जाता है, फैसले लेना खुद शुरू कर देता है। तो मताधिकार की उम्र 18 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन 15 साल के बच्चों तक को हम बता तो सकते हैं कि किसको वोट दे, वो हमारे लायक है कि नहीं, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि हमारा नेता कौन है और वो क्या कर रहे हैं। तो उन्हें knowledge थोड़ा बहुत रहता ही है कि वो क्या करेंगे, तो उन्हें ये तो पता होगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो भी सोचेंगे कि हम भी वोट देना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि हमारी तो अभी उम्र ही नहीं हुई है, हम तो कब वोट देंगे, हमें भी वोट देना, हमें भी जिताना है। उनके विपक्ष में मतलब अगर कोई और नेता जीत जाता है तो वो तो ये सोचते हैं, बच्चे तो उनमें इतना होता है कि नेगेटिव कम सोचते हैं, वो पॉजिटिव ज्यादा सोचते हैं। तो उनके मतलब ये होगा कि हमें इनको जिताना था लेकिन ये क्यों जीत गए हैं। मेरे अनुसार तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो पहले सबको जाने समझे कि हमारे जो भारत का है वो शासन कैसा है, यहाँ पर किसको कैसे जिताया जाता है, कौन किस तरह से शासन कर रहा। यदि वो पहले ये सब चीज समझ लेंगे तो वो 3 साल में, यदि 15 से 18 साल के बीच 3 साल में वो इतना समझ जाएंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो स्टडी होती है, मतलब कि जो बच्चे की जो शिक्षा होती है, यदि जब वो 9th 10th 11th 12th में पढ़ता है तभी उसको सिखाया जाता है। राजनीति 11th से आती है, तो राजनीति में तब उसको बताया जाएगा कि हमारे यहाँ की जो राजनीति कैसी है। तो इसके पहले तो उसमें कोई समझ होती ही नहीं है, तो वह कैसे कोई फैसला सही नहीं होगा। अगर वो सही नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो नॉलेज उन्हें वो उनको वोट देने का मौका नहीं मिलता। आ गए हैं, हमें वोट देना किसी चीज का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो भी वो सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्या है। अरे भाई, हर एक चीज के आप जैसे मान लो कोई बच्चा कह रहे कि मुझे 15 साल में शादी करनी, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हर चीज नहीं होती है, लेकिन उसको पॉसिबल देखो, पहले की उम्र में ऐसा होता था, हमने सुना, मतलब हमारी दादी थी, उनकी 11-12 साल में शादी हो गई थी, लेकिन आज के समय में 25-30 के बाद शादियां होती हैं। तो जब का जमाना तब था और आज का जमाना आज है, तो ऐसे ही वोट का है कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हमें वोट देना है, हमारा नेता कौन बने। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हमारे घर में काफी सारे सदस्य होते हैं, तो आप उनके लिए बच्चों के लिए जिम्मेदारी दीजिए पहले, कि आप पहले छोटी छोटी जिम्मेदारी लीजिए। जब आप समझ लेंगे कि उनके अंदर जिम्मेदारी लेनी आ गई है, तब उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि जो एक बहुत शासक बढ़िया। होता है उसको कैसे बहुत काम क्या बहुत करना अच्छे, पड़ता है। बहुत अच्छे रूपाली जी, एक दूसरे को मारना मत बस, आप दोनों साथ साथ में बैठे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब राखी जी और रिया जी, आप दोनों थी ना एक टीम में? चलिए, अपने आपको अनम्यूट कीजिए और आपका विषय है क्या राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए? आवाज आ रही है? जी। राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राखी जी बोलेंगी होनी चाहिए और रिया जी बोलेंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राखी जी बोलिए। राखी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजनीति में रिटायरमेंट होनी चाहिए। बोलिए राखी जी, राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, ये आपको बोलना राजनीति में पॉजिटिव बोलना कि नेगेटिव? आपको बोलना है कि होनी चाहिए, राजनीति में रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए, और रिया जी बोलेगी नहीं होनी चाहिए। तो आप पॉजिटिव बोलेगी ना राखी जी? दरवाजा। हाँ, राजनीति में रिटायर्ड की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से, इसे बोल नहीं पा रहे। बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम। आप सोचिए, तब तक रिया जी बोल रही है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सोचिए।
रिया जी आप बताओ। राजनीति रिटायरमेंट नहीं, क्योंकि नेता है, मतलब अच्छा है कि वो अच्छे, मतलब उसका उम्र भी ज्यादा हो गई फिर भी उसका दिमाग अच्छा है और वो मतलब राजनीति अच्छे से चला रहा है, तो उसको रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी अगर वो 70 साल से ज्यादा एज के भी हो रहे फिर भी उनको रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देश को अपने अच्छे से चला रहे, राजनीति में उनका बहुत अच्छा मतलब वो है, राजनीति वो अच्छे से मतलब चला रहे हैं। अगर वो ही रिटायर, देश कैसे चलेगा फिर? राकेश जी जवाब दीजिए रिया जी का। और किसी को भी तो मौका मिलना चाहिए, अगर रिटायर नहीं होंगे तो आगे किसी को मौका भी नहीं मिलेगा, तो ना कोई नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, आगे किसी और तो नेता को मौका मिलना चाहिए। वो अच्छा हो, फिर भी अगर जो और अच्छा हो तो उसको भी देखो। जैसे कि अभी काम कर रहे हैं वो अच्छा, उन्होंने क्या क्या सुविधा दी? सुविधा तो दी है, लेकिन आगे जैसे और किसी को भी मौका भी तो मिलना ही चाहिए ना, जरूरी है। तो रिटायर नहीं होना चाहिए उसके लिए। अगर किसी मतलब उम्र भी ज्यादा हो रही और उसका अच्छा दिमाग है और वो अच्छे काम कर रहा है तो उसको रिटायर नहीं होना चाहिए। अगर वो रिटायर हो जाएगा फिर कौन काम करेगा? चलिए ठीक है, ऐसे एक्सपायर होगा, कोई भी ऐसे नेता एक्सपायर होगा तो रिटायर तो अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो अभी नहीं, जब रिटायर होगा तो होगा, फिर तो उसके बदले दूसरा आएगा ही। मगर जो मतलब अच्छा नेता है और वो चला रहा है तो उसको रिटायर क्यों करना है फिर? हाँ लेकिन अगर चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी और रिया जी आप बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, इसी तरीके से डिबेट करना जब आप कंपटीशन में जाए। वेरी गुड। कौन बाकी है अभी? पूजा जी बाकी है ना? पूजा जी आपके साथ कौन था? सर रोहिणी जी। हाँ रोहिणी जी और पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका विषय है क्या स्कूल की पढ़ाई का टाइम जो है वो कम होना चाहिए। रिया क्या पूजा सर? जी बोलेंगी, पूजा जी बोलेगी कि हाँ स्कूल की पढ़ाई का जो टाइम है वो कम होना चाहिए। रोहिणी जी बोलेंगी कि नहीं अभी जो है वही बढ़िया है, पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा आपको बोलना है पूजा। हाँ सर होने चाहिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते ना तो उन्हें सुबह सुबह से उठने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई स्कूल सुबह 7 बजे से लगता है तो 1, 2 या 3 बजे के समथिंग लगता है, तो उनमें बच्चों को सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है और पूरा दिन भी वहीं पे लग जाता है, और घर आते हैं फिर कोचिंग वोचिंग का भी रहता है, वर्क भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसके लिए समय थोड़ी कम हो जाए तो वो बच्चे फिर अपना स्कूल का भी वर्क कर पाएंगे और अपनी कोचिंग वोचिंग का भी वर्क कर पाएंगे, घर में और भी पढ़ाई कर पाएंगे और थोड़ी उनको खेलने का भी समय मिल जाएगा, इसलिए कम समय होना चाहिए। बोलिए रोहिणी जी। सर सर मेरे हिसाब से जो समय है वो सही है, क्योंकि यदि बच्चों को जो मतलब जितनी सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग उन्हें टाइम नहीं दिया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उनका जो विकास है वो कैसे होगा। जैसे एक पीरियड का अगर 40 मिनट का समय है तो उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए, 30 मिनट का कर देना चाहिए, तो उससे थोड़ा समय तो बचेगा ही ना। हाँ जो आपने कहा मैं वो समझ रही हूँ, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है जैसे खेल कूद उसी में शामिल है, अदर शिक्षा है वो भी तो देनी पड़ती है, उसके लिए तो टाइम देना आवश्यक है, जरूरी। तो कभी कभी कर सकते हैं ना, जैसे कभी मतलब एक एक जैसे कोई दिन एक सब्जेक्ट ना पढ़ाया उसके मतलब और अदर सब्जेक्ट के बारे में दे दिया, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। जैसा आप बोल रही हो कि एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया अदर पढ़ा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चों की जो पढ़ने की रूटीन है वो खराब हो जाएगी, फिर वो पढ़ेंगे नहीं ध्यान से। तो फिर ऐसे अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर बच्चे फिर वैसे भी नहीं पढ़ पाते कि पूरे दिन फिर वो स्कूल में भी रहें, सुबह से भी नींद खराब करें और दोपहर तक स्कूल में रहें, फिर शाम को फिर कोचिंग वोचिंग का वर्क, फिर रात में स्कूल का वर्क कोचिंग का वर्क सब कुछ, फिर तो वैसे फिर वो वेरी थोड़ी गुड ना पूजा पढ़ेंगे। जी। पूजा जी और रोहिणी जी आपको भी पता चल गया किस तरीके से डिबेट करनी चाहिए और आप भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी प्रियंका जी और रंजना जी आप दोनों बाकी है ना? जी सर।
चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका विषय है कि स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होना चाहिए या नहीं। प्रियंका जी बोलेंगी कि हाँ यूनिफॉर्म जरूरी है, रंजना जी बोलेगी कि यूनिफॉर्म जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए प्रियंका जी बोलिए। यूनिफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म से सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, और जैसे पता नहीं चलता है कि कौन गरीब का बच्चा है कौन अमीर का बच्चा है, इससे भेदभाव की भावना नहीं आती है, और यूनिफॉर्म से सभी बच्चे एक समान दिखते हैं। रंजना जी बोलिए। तो बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। मुझे उनको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी यूनिफॉर्म है, तो वो कहाँ से पहन के आएंगे फिर। क्या बोले आप, फिर से बोलिए। सर कि उनको ये यूनिफॉर्म का पता ही नहीं है कौन सी यूनिफॉर्म है स्कूल की, तो वो फिर कहाँ से पहन के आएंगे, उनकी मम्मी पापा को भी नहीं पता। प्रियंका जी जवाब दीजिए। हेलो प्रियंका जी, सुन रहे हैं आप? जी सर, वो मोबाइल गर्म हो गया तो बंद हो गया था, बैक हो गया था। क्या क्या बोल रही हैं आप रंजना मैम? रंजना जी बोलिए फिर से, इन्होंने नहीं सुना। उनकी मम्मी बता रही है कि कौन सी यूनिफॉर्म चलती है स्कूल में, तो बच्चे कैसे पहन के आएंगे वो यूनिफॉर्म। वो तो स्कूलों में पहले से तय होता है ना कि हमें किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहननी है, क्या तैयारी करनी है, इसलिए वो तो जानकारी पहले से होती है। नहीं, जैसे न्यू बच्चे हैं तो न्यू बच्चों को थोड़ी तो पता, तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता है कि कैसी ड्रेस है, कैसे जाना पड़ता है स्कूल, कैसे मतलब। नहीं रंजना जी, आपको क्या बोलना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं है, ऐसा आपको बोलना है। बोलिए। मेरे हिसाब से तो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म से सब बच्चों में समानता की भावना आती है। तो यूनिफॉर्म क्यों जरूरी नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो तो बोलो, यूनिफॉर्म क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका कारण तो देना पड़ेगा ना। अब जैसे छोटे बच्चे आते तो उनके लिए तो कोई भी मम्मी पापा कोई भी कपड़े पहना के भेज देते, अब उन्हें वो हट करने लगते, मुझे यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना तो नहीं जाना, तो फिर बोलने लगते हम स्कूल भी नहीं जाएंगे यूनिफॉर्म पहना दोगी तो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बड़े भाई बहन पढ़ने जाते हैं, तो उनको वो देखते हैं कि जो किस प्रकार से वो तैयार हुए यूनिफॉर्म में, तो वो भी कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी यूनिफॉर्म दिलाइए, मैं भी तैयार होके अपने बड़े भाई बहन जैसे भी मैं भी जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी उत्सुकता बढ़ती है। नहीं, वो बच्चे स्कूल को देख के ही रोने लगते, नहीं अब हमें आपने यूनिफॉर्म पहना दी और स्कूल अब तो आप स्कूल ही भेज दोगे, इसलिए हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना नहीं है, बस भैया के साथ जाएंगे और पापा जी के साथ वापस आ जाएंगे, तो यूनिफॉर्म उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत अच्छे, आप सबको पता चल गया डिबेट किस तरीके से की जाती है। किसी भी विषय को लेके आप कभी भी आपको बोला जाए कि पॉजिटिव बोलना है नेगेटिव बोलना है, तो आप सब अभी सक्षम हो चुके हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे किसी भी विषय पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप डिबेट कंपटीशन में भी जाएंगे तो जीत के आएंगे। सिर्फ नीति नियमों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप सबके साथ ये जो सफर हमने किया उसमें बहुत मजा आया। कोई भी सवाल आपको कभी भी हो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, अभी भी किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ अभी 2 टीचर शायद रह गए हैं डिबेट के लिए। कोई बाकी है क्या? हाँ, कृष्णा और रक्षा सॉरी, दिख एक नहीं बार रहा है। पूछिए आप। नहीं, पर अभी है ही नहीं दोनों में से कोई। है ही नहीं, वो लेफ्ट हो गई शायद। हाँ, तो कैसे पूछेंगे उनको, जो है वो ही बोल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई भी सवाल आपका कभी भी हो आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छे वक्ता बनिए, बहुत अच्छे एंकर बनिए।
और डिबेटियंस बहुत बढ़िया बढ़िया। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आमंत्रित करता हूँ नीरज जी को। नीरज जी प्लीज। सिखाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कि आप सबने इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा है इसको। आप हमेशा याद रखना जो भी मैंने सिखाया है और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, वैसी शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है, चलिए सादर आमंत्रित करता हूँ नीरज जी को। नीरज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नीरज जी शायद सुन नहीं पा रहे। नीरज जी को मैं यहाँ से ग्रुप में मैसेज डालता हूँ। बाकी जब तक नीरज जी आ रहे हैं तब तक अभी अगर किसी को अपना ये जो सफर कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताना है तो बता सकते। सर आपके साथ मीटिंग करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद। हाँ सर, मुझे बोला मैं बहुत सारी बातें सिखाई, आपने जो बोला सिखाया जो हम लोगों के लिए हमेशा काम में आएगा। थैंक यू सो मच सर। आपकी ये जो सारी भावनाएं है ना वो सब आपको लिख के हमारे ग्रुप में आज डालना है, पूरा लिख के, या फिर वीडियो बना के भी रख सकते हैं। अगर वीडियो बना के रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सबको एक वीडियो बना के भेजना है कि पूरा जो सत्र पहले दिन से शुरू हुआ तब से अब तक क्या क्या आपके अंदर बदलाव आया और क्या क्या भावनाएं प्रकट हुई और कैसा लगा आपको। ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। और अगर किसी, मैं तब तक इनको कॉल कर लेता हूँ, शायद कहीं पे गए नीरज जी है नहीं अभी। उनको भी कुछ बोलना था तो वो भी बोलेंगे। तो हेलो, हाँ सर, हेलो। जी सर। सादर आमंत्रित है आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। और थोड़ा सा लास्ट में हम स्किप कर गए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी हमने जो आप सभी की प्रस्तुति सुनी एक डिबेट के तौर पे, बहुत ही शानदार जबरदस्त रही। शब्दों का जो उचित उपयोग आपको करना चाहिए वो आपने किया है, और अपने पक्ष को किस प्रकार से रखना है ये भी आप सीख चुके हैं। तो जब ये चीजें प्रैक्टिस वे में आएंगी तो आप और बारीकी से और सुंदरता के साथ अपनी बात रखेंगे। अभी आपने सत्र के माध्यम से अपनी बात को कैसे रखना है, किस प्रकार का हमें मूवमेंट करना है, किन शब्दों का उपयोग करना है, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज हमें रखनी है, या हमारे जो इम्प्रेशन है कैसा होना चाहिए। तो डिबेट में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और जब भी हम किसी टॉपिक पर अपनी बात रखते हैं तो उस पे डीपली हमें जानकारी रखनी जरूरी रहती है। बाकी बहुत अच्छा लगा कि आज आप में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं। जब आप 2 महीने पहले इस सत्र से ज्वाइन हुए थे तब आप क्या थे, किस प्रकार की आपकी प्रस्तुति करने का तरीका था, और आज
आप अपनी बात किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, काफी अंतर है। और ये अंतर इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप अपने आप में कितना बदलाव किए हैं। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय हो चला है। और सर ये हमारा आखिरी है कि अभी अपना रह गया है? आखिरी है, लास्ट। हाँ हाँ जी, हमें थोड़ा सा सस्पेंस था। तो ये हमारा अंतिम वेबिनार है, और अंतिम वेबिनार में हम यही कहेंगे कि ये हमारे सत्र का भले ही समापन है, लेकिन आपका आज से शुभारंभ है। आज सत्र भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन आज हमारी शुरुआत हुई है एक नई कौशल की, एक नए हुनर की। तो अपने कौशल और हुनर को आप बरकरार रखें। और मैं चाहूँगा कि 5 मिनट का या 10 मिनट का समय हम अपने शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से लें, और उनसे हम ये पूछें कि आपकी जो 8 वेबिनार की यात्रा रही है जो कैसी रही, और इस यात्रा के दौरान आप संस्था के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हम 2 मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर कीजिएगा। तो ये सबसे पहले मैं नीरज जी, ये जी सर। ये जितने भी लोग हैं ना, सबको बोलना है। इसलिए मैंने सबको बताया है कि आप एक वीडियो बना के हमारे ग्रुप में डालेंगे जैसे ही सत्र खत्म होता है, कि आप, हाँ, आपने पूरे सत्र के दरमियान क्या क्या महसूस किया, क्या आप में बदलाव आया और कैसा लगा आपको, ये सब कुछ जी आपको संस्था के लिए एक वीडियो बना के डालना है। तो ये सारे लोग जी अभी आज ही देख देंगे। जी जी, हाँ, मैं तो ये बिल्कुल, जैसा कि हमारे प्रशिक्षक जी का कहना है कि आपकी जो यात्रा रही है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की, एंकर की और डिबेटर की, तो इस यात्रा के दौरान आप में क्या परिवर्तन आया है, आपने क्या सीखा है, उसका एक छोटा सा वीडियो आप शायद वो टेक्निकल की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप सब जो हमने बोला उस तरीके से वीडियो बना के डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जैसा आपका वीडियो आएगा ना, वो वीडियो देख के हमें पता चलेगा कि हमने जो काम किया है वो कितनी हद तक हमने अच्छा काम किया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद आप सबको। हाँ जी, सर कौन? आप कुछ बताने वाले थे ना लास्ट में, आप बोल रहे थे कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया उसके बारे में आप कुछ बताने वाले थे। नहीं, मैं तो वही बताने वाला था कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उन लोगों को क्या था कि आज मैं असाइनमेंट नहीं देने वाला था। सिर्फ जिन लोगों ने नहीं बनाया ना, उन लोगों को असाइनमेंट देने वाला था। पर उन लोगों को जब बोलना शुरू किया ना, तो नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए फिर मैंने आप सबको इंक्लूड कर। यस ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और शायद नीरज जी वापस आ चुके हैं। नीरज जी, सर कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए? कम से कम 2 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। जी ठीक सर। है, जितनी भी आपकी भावनाएं जब तक निकलती है तब तक आप बोल सकते हैं। इसमें तो कोई पर्टिकुलर विषय तो है नहीं। ठीक है, सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शायद नीरज जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन अभी प्रार्थना कौन करवाएगा आप में से? प्रार्थना के साथ हम इसका समापन करेंगे। आप में से कोई एक प्रार्थना करवाएगा प्लीज। राखी जी, आप करवा पाएंगे?
राखी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राखी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। ओके, आप प्रार्थना बोलेंगी, हम सब प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे, समापन की ओर चलते हैं। प्रार्थना वो वाली आती नहीं है। नहीं आती? किसको आता है? मुझे आती है सर। हाँ तो आप करवाइए प्लीज। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिसने राग देवादिक सब जग जीते जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मया उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से चेत उसी में लीन रहो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिर मिलेंगे। अब तो बंद करने रही हूँ, जब से बंद नहीं कर